हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की 7वें दिन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हुई, जिसमें ड्रेन पक्की करने को लेकर जुलाना एमएलए विनेश फोगाट और सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी आमने सामने आ गए। इसके बाद शून्यकाल में कांग्रेस सरकार के इंस्पेक्टर भर्ती के मामले को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। 2008 के इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले को लेकर जमकर हंगामा किया गया। इस बीच बीजेपी विधायक सुनील सांगवान ने कहा कि हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया है, जिसमें पता चला कि 20 इंस्पेक्टर भर्ती किए गए थे। जो बच्चा टॉप था उसे नौकरी नहीं मिली, फेल बच्चों को पास कर दिया गया। सुनील सांगवान के इस बयान पर कांग्रेस विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष के हंगामे पर मंत्री महिपाल ठांडा ने कहा कि इन्हें मिर्च लग गई। इसके बाद सीएम खड़े हुए और कहा कि भर्ती में फ्लूइड का इस्तेमाल कर फेल बच्चों को टॉप कर दिया गया। कोर्ट ने सरकार की प्रक्रिया पर भी चिंता जताई। उस समय की सरकार में युवाओं को न्याय नहीं मिलता था। इस पर सदन में जमकर हंगामा हुआ और कांग्रेस विधायकों ने पहले वेल में नारेबाजी की और फिर वॉकआउट कर दिया। के दौरान कट जाते हैं तथा इन गांवों के खेतों में बाढ़ का पानी भर जाता है तथा यदि हाँ तो उपरोक्त ड्रेन को पक्का करने के लिए क्या समाधान करना है और कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है तथा इसका ब्यौरा क्या है तथा उक्त ड्रेन को कब तक पक्का किए जाने की संभावना है। स्पीकर सर, जून 2023 के बाद से पानी का कोई ओवरफ्लो नहीं होता है। जब से शामलो कला पंप हाउस की कैपेसिटी 240 क्यूसेक से बढ़ाकर 360 क्यूसेक तक कर दी गई है और जून 2020 में करेला पंप हाउस को पहले से दोगुना करके 120 क्यूसेक कर दिया गया था और दोनों पंप हाउसों को जुलाई 2022 से 24 घंटे सातों दिन बिजली की आपूर्ति के साथ जोड़ा गया है। तो इससे स्थानीय जो लोगों की जो समस्या है उसका सलूशन हो गया है। सर, बिल्कुल मैं मैम की बात से सहमत हूँ कि 1-2 साल से जो इन्होंने बताई है उसका कम हुआ है। उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि बारिश कम हुई है उस क्षेत्र में। गांव वालों ने, आसपास में जितने लोगों ने, मैंने पूछा भी है, बताया भी है जितने लोगों ने, कि जो गहराई थी पहले वो 15 फीट थी, 10 फीट थी और वो कच्ची है, इसलिए कट कट के 15 फीट हो चुकी है और जो उसकी चौड़ाई थी वो 20 फीट के अराउंड थी, अभी कट कट के वो 30 फीट तक हो गई है। और वो समस्या है वो अभी भी ऐसे ही है। जब पानी आता है तो कच्ची मिट्टी है, उससे वो पूरा जो रास्ता बना रखा है वो भर जाता है और बार बार उसको जब आप निकालते हैं उसके बाद, क्योंकि मिट्टी है तो वो अपना जगह फिर से लेगी, तो वो क्लीन नहीं हो रहा। वो जब तक पक्की नहीं होगी वो समस्या का पूर्णतः समाधान नहीं है बिल्कुल भी। बीजेपी विधायक रामकुमार गौतम ने सदन में नकली दवाओं का मुद्दा उठाया। गौतम ने कहा कि इससे हमारी नस्ल कमजोर हो रही है, इसके लिए सजा सख्त होनी चाहिए। कुछ दिन पहले गोहाना की जलेबी को लेकर विधायक गौतम और मंत्री अरविंद शर्मा आपस में भिड़ गए थे। गौतम ने कहा कि गोहाना की जलेबी अब शुद्ध नहीं रही, ये घी की जगह डालडा में बनाई जा रही है। इसके बाद 17 मार्च को विधानसभा में गोहाना की जलेबी लाई गई, लेकिन विधायक रामकुमार गौतम ने खाने से इनकार कर दिया था। इस वक्त नकली दवाई, नकली मावा, नकली दूध, नकली बीज और नकली वो उनकी दवाइयाँ, इनकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाए क्योंकि इससे हमारे देश की नस्ल कमजोर हो रही है। आप देखिए, किसी मिठाई की दुकान पर चली जाए, आप कितना ही किसी से भाव तय कर लो दूध का, लेकिन 75 रुपए 80 रुपए देते, वो भी फिर भी नकली दे के जाता है, पानी डाल के दे के जाता है। और दवाइयाँ आप कहीं किसी दुकान से खरीद लो, आधे से ज्यादा दवाइयाँ नकली हैं। इनके लिए सजाए मौत भी कम है। सजाए मौत अगर हो तो और भी अच्छा है, इससे बहुत सुधार हो जाएगा। और किसान तबाह हो जाता है, फसल बोली, उसके बाद वो नकली बीज था, वो बेचारा परेशान हो गया और कोई बीमारी लगी तो नकली दवाई, ये बहुत बहुत जरूरी है, ध्यान दी। विधायक शीशपाल कहरवाला ने
सिंथेटिक नशे का मामला उठाया। इस पर संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ठाडा ने कहा कि इसके लिए सरकार ने एक संकल्प नाम का प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव बजट में रखा है। उससे पहले सरकार लगातार नशे के कारोबार को तोड़ने पर काम कर रही है। इसके तहत सरकार नशे की सप्लाई रोक रही है। अब तक 17,000 ऐसे मामलों में केस दर्ज हो चुके हैं। इसमें 25,000 लोगों को जेल में डाला गया है, तो वहीं 1800 तस्करों के खिलाफ केस दर्ज हुए। बड़े स्मगलरों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें वो 10 साल की सजा जेल में काट रहे हैं। 117 तस्करों की 53 करोड़ की प्रॉपर्टी को जब्त किया गया है। 100 तस्करों के अवैध निर्माणों को बुलडोजर से ध्वस्त भी किया गया। सरकार ने नशा रोकने के लिए क्या रणनीति बनाई है? माननीय सदस्य संबंधित मंत्री द्वारा अपने वक्तव्य देकर सदन में अपनी स्थिति स्पष्ट करें। अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। मान्यवर सम्मानित साथी ने बहुत ही गंभीर विषय को टच किया है। साथ में ही बाकी विधायक साथियों ने भी इस पे अपनी चिंता जाहिर की है। सर, हरियाणा प्रदेश का नौजवान इस नशे के जाल में ना फंसे, इससे इसका बचाव हो, उसके लिए हमारी सरकार ने एक संकल्प नाम का प्राधिकरण बनाने का एक विचार, वो प्रस्ताव गठित करने का प्रस्ताव अभी दिया है। उससे पहले सरकार लगातार अपने तरीके से 3 सूत्रीय कार्यक्रमों के जरिए इस नशे के कारोबार की कमर तोड़ने पर लगातार लगी हुई है। सर, 3 सूत्रीय रणनीति ये थी, एक तो सप्लाई रोकना, जो नशे के जो सप्लाई करने वाले लोग हैं, पुलिस एक्शन उन पे तरीके से हो, कड़ाई से हो। और वो ऐसा हुआ है सर कि लगभग 17,000 के लगभग इस पे केस दर्ज हुए और 5 सालों में लगभग 25,000 से ज्यादा लोगों को जेल में डाला गया सर। उन पे इतनी कड़ी कार्रवाई हुई, इतनी बड़ी संख्या में सर ये कार्रवाई सरकार के द्वारा हुई है। 1800 के आसपास में सर जो स्मगलर हैं उन पे मुकदमे दर्ज हुए और लगभग 3700 से ज्यादा जो बड़े स्मगलर हैं उनको गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार ही नहीं किया सर, उसमें उनको 10 साल से ज्यादा की सजा और कईयों में उनको 2 साल से ज्यादा की सजा, और इससे भी आगे बढ़ के सर 117 जो बड़े तस्कर थे उनकी प्रॉपर्टी को भी जब्त किया है। करनाल से बीजेपी विधायक जगमोहन आनंद ने कहा कि करनाल की 26 अनियमित कॉलोनियों का मुद्दा उठा। उन्होंने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द इन्हें नियमित कराने की कार्रवाई करनी चाहिए। स्ट्रीट लाइटों को भी लगाने की मांग सदन में रखी। करनाल की सबसे ज्वलंत समस्या के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि ड्राइविंग स्कूल को तुरंत समाप्त किया जाए। यहाँ पर रोज झगड़े हो रहे हैं। परिवार पहचान पत्र में लोगों की आय 1.80 लाख रुपए की गई है, जिसको 2 लाख से अधिक किया जाए। इससे अधिक लोगों को राहत मिलेगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, करनाल शहर चंडीगढ़ दिल्ली के बीचों बीच नेशनल हाईवे 44 पर स्थित है। सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है, अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त कार्य का भी शुभारंभ शीघ्र करने का कष्ट करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, करनाल शहर की 26 अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित कराने के लिए संबंधित प्रस्ताव नगर निगम करनाल द्वारा DULB को भेज दिया गया है, अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त कॉलोनियों को भी नियमित करवाने का जल्दी से जल्दी कष्ट करें, ताकि कॉलोनी वासियों को सरकार द्वारा दी जा रही सभी मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हो सके। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, शहर के सौंदर्यीकरण एवं सुरक्षा की दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए GT रोड से नगला चौक, जो आपका भी निर्वाचन क्षेत्र पड़ता है, मेरठ रोड पर सरकार द्वारा स्ट्रीट लाइटों का प्रावधान किया गया है। अभी तक वहां स्ट्रीट लाइटें नहीं लगी हैं, अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त कार्य शीघ्र करवाने का कष्ट करें। साथ ही सेक्टर 6 चौक पर हैवी ट्रैफिक होने के कारण फ्लाईओवर का निर्माण भी प्रस्तावित है, जिसका निर्माण शीघ्र अतिशीघ्र करवाने पर विचार किया जाए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो करनाल की सबसे ज्वलंत समस्या है
उसके बारे में आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान कराना चाहूँगा। करनाल में स्थित IDTRI जो कि सरकार द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए अधिकृत किया गया है, इसके अधिकारों को तुरंत प्रभाव से समाप्त किया जाए, क्योंकि यह करनाल की जनता को अनावश्यक परेशानी का सामना कर पड़ रहा है। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में इतनी दिक्कत आती है कि रोज कोई ना कोई झगड़ा, रोज कोई ना कोई मीडिया में इसकी खबर रहती है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा, करनाल के राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 पर सेक्टर 6 से मेरठ चौक के बीच में फ्लाईओवर पर दोनों तरफ एंट्री और एग्जिट का निर्माण करवाया जाए, क्योंकि करनाल के सेक्टर 12 में मिनी सचिवालय में जिला कोर्ट, निर्माणाधीन इलेक्ट्रिक बस स्टैंड एवं शहर के बीचों बन रहे सिंगल पिलर फ्लाईओवर निर्माण के कारण सेक्टर 6, सेक्टर 12 फ्लाईओवर के नीचे अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे उपरोक्त एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाने से काम किया जा सकता है। आपसे अनुरोध है कि इस बिंदु पर अवश्य गौर करें। आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि करनाल, क्योंकि पुराने शहर के अंदर ऑटो मार्केट और स्कूटर मार्केट शिफ्ट करने और क्लॉथ मार्केट शिफ्ट करने का प्रावधान प्रोसेस में है, लेकिन उसमें बहुत देरी हो रही है। आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि सरकार इस ओर विशेष ध्यान दे और इसको जल्दी करवाने का काम करें। आपके माध्यम से मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि परिवार पहचान पत्र में लाभार्थियों के लिए इनकम 1,80,000 रुपए की गई है, जिसको बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। साथ ही जिन गरीब परिवारों द्वारा किसी कारणवश ITR भरी गई थी, उनको राहत प्रदान करते उनको लाभ भी जांच उपरांत शुरू किया जाए। आपके माध्यम से करनाल शहर में एक फायर स्टेशन सेक्टर 4 में व एक फायर स्टेशन जूंडला गेट में कार्यरत है। सेक्टर 4 व जूंडला गेट से बाजार में भीड़ वाले वाहनों की आवाजाही अधिक होने के कारण सेक्टर 12 कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज व लाइन पार्क एरिया में किसी भी आगजनी की घटना पर पहुंचने में बहुत अधिक समय लगता है। करनाल शहर की आबादी 3.5 लाख है। नियम अनुसार 60,000 या 4-5 किलोमीटर रेडियस के एरिया के सब एक फायर स्टेशन होना अति आवश्यक है। तो वहीं रतिया से कांग्रेस विधायक जरनैल सिंह ने अपने हलके की समस्या उठाई। उन्होंने सबसे पहले रतिया चौक से संजय गांधी चौक तक रोड की खस्ता हालत को बताया। ये फतेहाबाद रतिया वाया चंडीगढ़ जाती है। ये स्टेट हाईवे भी है, इसीलिए इसको जल्द से जल्द बनाना चाहिए। 2023 के फ्लड के कारण हलके में नहरी खाले लगभग खत्म हो चुके हैं। सरकार की ये कंडीशन है कि ये नहरी खाले 20 साल तक बनाए जाएंगे। सरकार को इस नियम को छोड़कर इन्हें बनाया जाए, जिससे किसानों को सिंचाई का पानी मिल सके। रतिया शहर से संजय गांधी चौक से लेकर के गांव चिम्मो तक जो रोड है, बहुत ही इसकी खस्ता हालत है। हाँ, सड़क का बहुत ज्यादा बुरा हाल है। और ये फतेहाबाद, रतिया, वाया टोहारा और चंडीगढ़ को सड़क के बारे में बोल रहे हैं, रोडों के बारे में नहीं बोल रहे, सड़क के बारे में बोल रहे हैं। सड़क समझ लो जी, कोई सड़क ही है। जे रोड फतेहाबाद, रतिया, टोहाना से होती हुई चंडीगढ़ जो है रोड जाती है, सड़क जाती है, और ये स्टेट हाईवे भी है। इसलिए इसको जो है रोड सड़क को ज्यादा जल्दी से जल्दी जो है इसको बनाना चाहिए। इस सड़क को रोड को जल्दी से जल्दी बनाना चाहिए। कोई बात नहीं मंत्री जी, तो ज्यादा जल्दी से जल्दी इस रोड को जो है बनाना चाहिए। दूसरी मेरी हल्के की समस्या है, 2023 के फ्लड के कारण मेरा इलाका लगभग जो है सारा फ्लड के कारण, बहुत ज्यादा फ्लड जिहड़ा पानी का बहाव था, नहरी खाड़े जो है लगभग खत्म हो चुके हैं। और सरकार की ये कंडीशन है कि 20 साल तक जो है नहरी खाड़े 20 साल के बाद जो है बनाए जाएंगे। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि इन नॉर्म्स को छोड़ करके रतिया हल्के के सभी नहरी खाड़े जो है जल्द से जल्द बनवाए जाएं।
विधायक बलराम दांगी ने सदन में बोलते हुए कहा कि मेरे हलके के कुछ डिमांड है। 7 अक्टूबर 2012 में महम में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साई सेंटर महम की आधारशिला रखी। इसको 2014 तक तैयार होना था, अब वो खाली पड़ी है। यहाँ नशे का अड्डा बन गया है। मेरी सरकार से मांग है कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। हमारे महम के अस्पताल का भी बहुत बुरा हाल है, यहाँ सिर्फ केस रेफर किए जाते हैं। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि अब अस्पताल की नई बिल्डिंग बनाई जाए और सारी सुविधाएं शुरू की जाए। हमारा मैम का जो हॉस्पिटल है उसका इतना बुरा हाल है, मैंने पहले भी सदन में आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराया था कि वो सिर्फ और सिर्फ एक रेफर के लिए वो रह गया। मेडिकल हमारा जो अस्पताल है वहां से सिर्फ पीजीआई को रेफर जाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से ये मांग भी करता हूं कि वो उस बिल्डिंग को अच्छी तरह से बनवाया जाए, नई बिल्डिंग बनवाई जाए और वहां पर सारे डॉक्टर्स को बिठाया जाए। वहां पर सिर्फ और सिर्फ उपकरण के नाम पर एक एक्सरे मशीन है और वो भी कभी चलती है कभी नहीं चलती, तो उसको भी ठीक कराकर और भी सारे टेस्ट वगैरह सारे वहां पर वो करवाए जाए। और मांग करता हूं कि 100 बेड का हॉस्पिटल हमारा वो बनवाया जाए, जिससे वहां का एक हमारे आसपास के कई गांव हैं, सैकड़ों गांव हैं जो आसपास वहां पे रहते हैं, वहां पे उनको आकर उसका फायदा मिले। और उसके बाद हमारे बहु अकबरपुर गांव है, बहुत बड़ा गांव है, उसमें कोई भी हेल्थ सेंटर नहीं है। तो मेरी सरकार से ये मांग आपके माध्यम से स्पीकर साहब कि उसमें पीएचसी की स्थापना की जाए। 20-22 हजार आबादी का वो गांव है, तो ये भी मैं निवेदन करता हूं आप वहां पर ज्यादा जल्दी से जल्दी वहां पर एक पीएचसी की स्थापना की जाए। और उसके बाद मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा मुख्यमंत्री जी से और हमारी बहन श्रुति चौधरी जी से जो इरिगेशन मंत्री हैं। हमारी भिवानी सब ब्रांच है जिसमें पहले पानी 2 हफ्ते पानी आता था 2014 तक, उसके बाद उसमें 45 दिन के बाद कभी 3 दिन पानी आता है, कभी 4 दिन आ जाता है, पूरा हफ्ता कभी नहीं चलती। तो मेरा आपसे ये निवेदन है उसको पूरे 2 हफ्ते पानी चलाया जाए। और उसके बाद उसमें एक दादरी ब्रांच है और एक हमारी भिवानी ब्रांच है। वो दादरी ब्रांच में ही पानी ज्यादा छोड़ा जाता है, तो जो भी पानी आए वो बराबर समान हमारे भिवानी उसमें भी वो पानी छोड़ा जाए, ताकि वहां के सभी जो और किसान है हमारे हल्के के कई गांव है, बलम्बा गांव है, सीसर गांव है, किशनगढ़ गांव है, इन गांव का भी फायदा हो। उसके बाद मेरे मैम बस अड्डा जो हमारा बस स्टैंड है, उस बस स्टैंड की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है, उसको भी नया बनाने का काम किया जाए। और आप देखोगे आने वाला जो रेनी सीजन है उसमें इतना बुरा हाल हो जाता है उसका जी, पानी भर जाता है उसके अंदर, कोई बिजली की व्यवस्था नहीं है, छत उसकी टूट चुकी है। तो उसके लिए भी मैं आपसे निवेदन करूंगा उसमें ज्यादा से ज्यादा वो जल्दी से जल्दी उसका काम करवाया जाए। और एक सबसे बुरा हाल हमारे मेरे लाखन माजरा गांव में है, उसका जो ये अपना गोहाना से भिवानी स्टेट हाईवे है सर, उसका पिछले 7-8 साल से इतना बुरा हाल है, लोगों के घरों में एक आंगल धूल जम जाती है जी, वहां पर लोग, इतना बुरा हाल है, पशुओं के लिए बहुत बुरा हाल। तो मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से सरकार से वो जल्दी से जल्दी उसको बनवाया जाए ताकि लोगों को फायदा हो उसके। तो वही कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा ने अवैध माइनिंग का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि तस्वीर देखकर जज बोले कि माफिया पूरा पहाड़ खा गया। डाडम में मैं गया था मुख्यमंत्री जी के साथ, हुड्डा साहब के साथ, वहाँ नीचे देखकर डर लगता है, मैं देख नहीं सका। इस पर मंत्री कृष्णलाल पवार ने कहा कि वहाँ माइनिंग बंद है और आज भी बंद है, जब ये गए थे तब भी वहाँ पर माइनिंग बंद थी। पूर्व सीएम हुड्डा ने कहा कि ये खट्टर साहब के कार्यकाल के दौरान की बात है जब वहाँ आदमी मर गए थे। इसका खंडन करते हुए पवार ने कहा कि ऐसा नहीं है। इस पर हुड्डा ने कहा कि मैं पिछले टर्म की बात कर रहा हूँ जब ये विधायक नहीं थे। इस पर पवार ने कहा कि आप तो सीनियर हैं। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के 7वें दिन की कार्यवाही काफी हंगामेदार रही। सदन में बीजेपी के विधायक ओम प्रकाश यादव ने पूर्व की हुड्डा सरकार में हुई पुलिस की इंस्पेक्टर की भर्ती के मामले को उठाया। ओपी यादव ने कहा कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से
पूर्व की सरकार के समय की 2008 की एक भर्ती के मामले में हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है और ये कहा है कि जो टॉपर युवा था उसको चयन से बाहर कर दिया गया। इस मामले में जब सत्ता पक्ष ने कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा तो सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला। सदन में इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक हुई। कांग्रेस के विधायकों ने स्पीकर की वेल में जाकर विरोध किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस बीच हंगामा जब ज़्यादा तेज हुआ तो कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इसके अलावा सदन की आज की कार्रवाई में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो सिंथेटिक नशे पर मंजूर किया गया था उस पर चर्चा हुई। कांग्रेस के विधायक शीशपाल केरवाला समेत कई विधायकों ने नशे के खिलाफ दिए गए प्रस्ताव पर चर्चा में अपनी बात रखी। विपक्ष के कई विधायकों का ये कहना था कि प्रदेश में नशा लगातार बढ़ रहा है लेकिन सरकार इसके ऊपर नियंत्रण नहीं लगा पा रही। इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में हरियाणा के संसदीय मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि प्रदेश में नशे को रोकने के लिए पिछले 5 साल में कई बड़े कदम उठाए गए हैं। ढांडा ने कहा कि ये एक सामाजिक समस्या है, इसलिए इसमें सभी को मिलजुल कर काम करने की जरूरत है। बजट सत्र की कार्रवाई में आज मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री के नाते जो बजट पेश किया है इसके ऊपर भी चर्चा का शुभारंभ हुआ है। बजट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने अपनी अपनी बात रखी। इस दौरान कांग्रेस के विधायक बीबी बत्रा ने बजट में कई तरीके की जब खामियां गिनवाई तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी बहस भी देखने को मिली। सदन की कार्रवाई सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई थी, जिसमें 1 घंटे में तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने अपने अपने सवाल सदन में रखे। सदन में शून्यकाल के दौरान भी कई विधायकों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन में रखा है। बजट सत्र की आज की कार्रवाई में कई विधेयक सदन में पुनः स्थापित किए गए हैं, जबकि 2 संशोधित विधेयक आज सदन में पारित भी किए गए हैं। मान्य देखिए इसके अंदर